नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। बिलासपुर रेल मंडल में हुई सांसदों की बैठक। सांसदों ने रेल अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। ट्रेनों के रद्द होने का भी छाया रहा मुद्दा। बिहार की जमुई विधायक का बड़ा बयान। बस्तर और देश के अन्य भागों में विकास में बाधक नक्सलवाद का जल्द होगा खात्मा। बिलासपुर में ट्रैफिक की व्यवस्था चरमराई। शहर में लग रहा है रोज भीषण जाम। दोपहिया वाहनों से लेकर पैदल चलना हुआ दूभर। और कुंवारी लड़कियों और सुहागिन महिलाओं ने रखा हरितालिका तीज का व्रत। रात में होगा भोले शंकर और पार्वती का पूजन। शनिवार को घर घर विराजेंगे विघ्नहर्ता गणपति जी। तो ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस और अब चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। बिलासपुर रेल मंडल में मौजूद सांसद अपने क्षेत्र में रेल विस्तार को लेकर रेल प्रशासन को अवगत कराते हैं। ऐसे में शुक्रवार को बिलासपुर जोनल मुख्यालय में बिलासपुर रेल मंडल के 11 सांसदों की बैठक आयोजित की गई। हालांकि इस बैठक में केवल 7 सांसद ही बैठक में पहुंचे, लेकिन 2 सांसद का प्रतिनिधि और 2 सांसद इसमें शामिल नहीं हुए। जो सांसद बैठक में शामिल हुए उसमें सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज, रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, जांजगीर चांपा के सांसद कमलेश जांगड़े, बिलासपुर के सांसद तोखन साहू, शहडोल के सांसद हिमाद्री सिंह और बरगढ़ के सांसद प्रदीप पुरोहित मौजूद रहे। हालांकि जो सांसद बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में रेल विकास को लेकर अपने सुझाव रेलवे अधिकारियों को आमंत्रित कराए। सांसदों ने रेलवे के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिलासपुर रेल मंडल में अधिकारी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को अपनी मांगों और शिकायतों से अवगत कराते हुए कहा कि क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार को लेकर लोग उनके पास आते हैं, लेकिन रेल अधिकारियों की मनमानी की वजह से उन्हें समस्याएं हो रही है। केंद्र से तो रेल विकास को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी उसे धरातल तक नहीं लाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल का ये महत्वपूर्ण बैठक था। अब हमारे सभी सांसदगण अपने अपने सुझावों को लेकर के आए हैं। यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार हो, यात्री सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें और मुख्य रूप से जो ट्रेनों की स्टॉपेज को लेकर के सभी सांसद अपना अपना सुझाव रखे हैं। आने वाले समय में हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ भी और माननीय मंत्री जी से भी इसका स्टॉपेज की सुझाव को रखे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर पहल होगा और यात्री सुविधाओं पर देखिए, बिलासपुर की जो बातें हैं, जो बातें मेरे संज्ञान में आए थे, मैंने सब बातों को रखा है। बुधवारी के व्यापारियों की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए कि माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके जो व्यापारियों के हित में बात होगा उसको तुरंत सॉर्ट आउट करके महीना, 1 महीना, 1.5 महीने के अंतर्गत वो सॉर्ट आउट करें। इस बात का निर्देश भी दिया गया है। जो रोड ब्लॉकेज हैं उसको खोलने के लिए कहा गया है। हमारे स्टेशन साफ़ सुथरा रहे, स्वच्छता पर ध्यान दें, इस पर भी बातचीत हुई है। सभी बिंदुओं पर एक बिंदु पर विचार सुझाव दिए गए हैं और उस पर अमल भी किया जाएगा। सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि कोई भी ट्रेनें रद्द ना हो। स्टॉपेज के भी बारे में बात हुई है। सभी बिंदुओं पर बात हुई, अपने सुझाव दे दिए हैं और कहा भी गया है कि सब कुछ सॉर्ट आउट करके आज साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा यहाँ सभी सांसदों का एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय तोखन साहू जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, उनके अध्यक्षता में ये बैठक हुआ और सभी सांसदों ने अपने क्षेत्र के रेलवे से संबंधित विकास के बारे में अपनी बातों को उन्होंने रखा और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बड़े ही सख्त लहजे में रेलवे के समस्त अधिकारियों को एक निर्देश दिया है उन्होंने, और उन्होंने इस बात को रखा है कि किसी भी प्रकार से बहानेबाजी नहीं चलेगा और जो सांसदों ने जो
लिख के दिया था, उस पर रेलवे द्वारा कोई सही जवाब नहीं दिया गया था, जिसको लेके सभी सांसदों ने अपनी बातों से असंतुष्टि जताया। उन्होंने कहेंगे तो मैं रायगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे राज्यसभा से हूँ तो पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और रायगढ़ से संबंधित जो 4 ट्रेनें हैं हमारे, उन ट्रेनों का मांग के बारे में हम लोगों ने रखा है। हमारे आदरणीय राधेश्याम राठिया जी ने टर्मिनल का मांग को रखा है। घरघोड़ा से जो नया रेल लाइन बिछा है उसके लिए उन्होंने रखा है। प्रयागराज के लिए नई ट्रेन का मांग हम लोगों ने रखा है। और ख़ास करके बिलासपुर से टुवर्ड्स रायगढ़ झारसुगड़ा इस तरफ कोई भी प्रकार का सुविधा हम लोगों को नई ट्रेनों का नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि उधर बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़, चांपा और आपके उड़ीसा ब्रिजराज नगर वगैरह, उधर भी नए ट्रेनों का ये होना चाहिए। बिलासपुर रेल मंडल के सांसदों की बैठक में सांसदों ने अपनी अपनी समस्या बैठक में रखी। रायगढ़ के विधायक राधेश्याम राठिया ने कहा कि रायगढ़ से झारसुगड़ा के साथ ही इलाहाबाद के लिए नई ट्रेन शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि रायगढ़ से इलाहाबाद जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। इसके अलावा उड़ीसा से रायगढ़ का बॉर्डर स्टेट होने की वजह से यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन निरंतर होना चाहिए, लेकिन ट्रेन परिचालन के दृष्टिकोण से मौजूदा समय में जो तकलीफ हो रही है उस पर भी रेल अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। उधर शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह ने भी रेल विकास को लेकर संभावनाएं तलाशी। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन में जिस तरह से अनूपपुर स्टेशन का रीमॉडलिंग स्ट्रक्चर करने की कोशिश हो रही है वह क्षेत्र के विकास के लिए काफी उपयोगी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में हो रहे रेल विकास पर भी संतुष्टि जाहिर की। बिलासपुर के सांसद और केंद्र राज्य मंत्री तोखन साहू ने बुधवारी बाजार का मुद्दा उठाते हुए 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान करने की बात कही। तो वहीं उन्होंने बिलासपुर रेलवे स्टेशन के हेरिटेज बिल्डिंग के तोड़े जाने पर कहा कि वह रेल अधिकारियों से चर्चा कर हेरिटेज बिल्डिंग को नहीं तोड़ने की बात कहेंगे और हेरिटेज बिल्डिंग को नहीं तोड़ने देंगे। इसके अलावा बिलासपुर मुंगेली डोंगरगढ़ रेल लाइन को लेकर उन्होंने कहा कि इस लाइन के लिए 3 बार सर्वे हो चुका है। इन तीनों सर्वे को वह बनवाएंगे और जो भी उचित होगा उसे स्वीकृत कराकर इसी साल इस पर काम शुरू करेंगे। रेलवे जो स्टेशन है उसका आधुनिकीकरण के लिए नहीं, आप बोले कि बिल्डिंग यथावत रखना है, बाकी अगल बगल विस्तार कर लो, ऐसा आपकी तरफ से कुछ पहल नहीं। देखिए, अभी इस पर और भी बैठेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ। अभी जो 16 नए रेलवे स्टेशन का जो आधुनिकीकरण होना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब पुरानी बिल्डिंग यथावत रहना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए। उसके भी बारे में बातचीत किया हूँ। देखिए, पिछले 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब उस पर काम नहीं हुआ। ये अब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है तो इस पर गति आएगी। मैंने कहा है कि जो प्रपोजल आप बना करके भेजे हैं एक बार मुझे दिखा लें, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग रहेंगे उस पर, और जो अच्छा सुझाव होगा उस पर 3 बार सर्वे किया गया है, तो तीनों सर्वे में जो अच्छा होगा उस सर्वे पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होने जा रही है, क्योंकि कोरोना काल के बाद कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। अब कई ट्रेनें को अभी इस पर मान लीजिए रेल में कई नई रेल की विस्तार हो रही थी, इस कारण से कई रेल रद्द करनी पड़ रही है। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य हो रहे हैं, इससे रद्द करनी पड़ रही है। ये सारे विषय हैं, गंभीर विषय हैं, पर रेल लाइन जहाँ भी हमारे रायगढ़ हो, उड़ीसा हो, वहाँ कम लाइन रुक रहे हैं, जहाँ भी ट्रेनें कम रुक रही हैं उनके लिए हम लोग सब ने मिलकर के बात रखी कि सभी जगह कम से कम 1-1, 2-2 मिनट, 5 मिनट के लिए रेल को रोका जाए ताकि यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो। अब मैंने विशेष रूप से आग्रह किया, विषय रखा कि रेल बहुत सारे रद्द हुए हैं तो उसके वैकल्पिक व्यवस्थित होना चाहिए मीडियम लोग के लिए और हमारे गरीब जनताओं के लिए, उनके लिए बोगी बढ़ाए जाए, जनरल बोगी। तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं 15 दिन के अंदर हम लोग रेल की बोगी बढ़ाने के लिए वो आश्वासन दिए हैं रेल अधिकारियों ने। अपने अपने क्षेत्रों की जो जनहित से जुड़ी जो दिक्कत है, समस्याएं हैं, उस समस्याओं को हमने
उच्च यहाँ के रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष हम लोगों ने रखा है। और मैं ऐसा अपेक्षा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की, हमारी जनता की, उसको जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और जिस तरह से पूरे देश में अमृत भारत योजना स्टेशन जो निर्माण हो रहा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि पहले फ़ेज़ में 4 स्टेशनों का जो चयन हुआ है वो मेरे शहडोल संसदीय क्षेत्र में भी है। उसका भी काम जो चल रहा है, उसके भी हम लोगों ने यहाँ के जो उच्च रेलवे के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि उसका भी तय समय सीमा पर और क्वालिटी मेंटेन करते हुए उन कामों को पूर्ण कराया। बिहार के जमुई से विधायक एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रेयसी सिंह ने नक्सलवाद को लेकर कहा कि बस्तर और देश के अन्य हिस्सों से जल्द ही नक्सलवाद खत्म होगा। उन्होंने देश के विकास में नक्सलवाद को रोड़ा बताया। वहीं श्रेयसी सिंह बस्तर के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंची हुई थी। गौरतलब है कि उन्हें पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर बस्तर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अपने प्रवास के दौरान श्रेयसी सिंह सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में उन्होंने पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर में सदस्यता अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बस्तर के रिकॉर्ड लोग भाजपा की सदस्यता लेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर के युवा खेलों में काफी रुचि रखते हैं। अगर उन्हें सही माध्यम मिलता है तो वे भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। बता दें कि भाजपा की विधायक श्रेयसी सिंह निशानेबाज हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक भी जीते हुए हैं। सबसे पहले जो मेरा क्षेत्र है वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों की इस समस्या से काफ़ी हद तक मुझे इस बात की जानकारी है या अनुभव है। बस्तर में जब आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद बहुत ही सुदूर इलाका है, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है उसने वाकई में मेरा दिल जीत लिया। और यहाँ के जब बच्चों से मिलने का मौका मिला और पता चला कि वो तीरंदाजी में और अदर स्पोर्ट अर्जुना अवार्ड 2018, ओलंपिक गेम्स 2024, एशियन गेम्स, वहाँ से बिहार इज़ अ वेरी पॉलिटिकली रिच स्टेट, तो निश्चित रूप से वहाँ की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति में अंतर है। हम लोग युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पर सदस्यता अभियान की कार्यशाला में साथ देने आए थे और यहाँ पर आने के बाद बहुत से युवा कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। किस तरह से रणनीति बनानी है, बूथ स्तर तक पहुंचकर सदस्यता अभियान हम लोगों को चलाना है, नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है, इसकी रणनीति भी बनी। साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यशाला में मौजूद थे। उसके बाद हमें स्पोर्ट्स के बहुत से छोटे बच्चों में प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मिलने का, उनसे रूबरू होने का मौका भी मिला। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही प्लेटफॉर्म हमें देना है। मैं निश्चित रूप से यहाँ की जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी तरफ से भी ये बात जरूर पहुँचाऊंगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 5 सितंबर 2024 को उन्होंने उच्च न्यायालय और राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन RTI वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब सूचना के अधिकार RTI के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसे वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं और आवश्यक शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं। पोर्टल की विशेषता ये है कि देश दुनिया में कहीं से भी सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकेगा, जिससे सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनेगी। बारिश के मौसम में वायरस का खास प्रकोप देखा जाता है। ऐसे में इन दोनों बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। खास तौर पर मौजूदा समय में स्वाइन फ्लू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिलासपुर जिले की बात करें तो अब तक स्वाइन फ्लू से 7 मौतें हो चुकी है। वहीं लगभग 99 मरीज अब तक डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जबकि लगभग 38 का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके साथ ही जिस महिला की मौत हुई वो जरहाभाटा मिनी मस्ती की रहवासी है। वही उनकी उम्र 70 साल से अधिक थी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जिन लोगों की उम्र ज्यादा होती है वो ही संक्रमित हो रहे हैं और मृत्यु का कारण यही बन रहा है। हालांकि सभी शासकीय और निजी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिलासपुर में अब तक जो है 144 केसेस जो है इसके स्वाइन फ्लू के अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं
और कल वाली जो मौत हुई है महिला की, उसको मिलाकर 7 मौतें हमारे ज़िले में अब तक हो चुकी हैं। लगभग 99 मरीज़ जो हैं अब तक डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और लगभग 38 के आसपास जो हैं जिनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, एक्टिव केसेस हैं। ये जो महिला की जो मौत हुई है, इसका नाम सुंदरिया साहू है, 70 साल की उम्र थी। ये मिनी बस्ती जरहाबाटा की निवासी है और इसका रमणी अस्पताल में 29 तारीख को ये भर्ती हुई थी और वहाँ पे इसका इलाज चल रहा था और अभी कल उसकी मौत हो गई है। लगता ऐसा है कि अधिक उम्र के लोगों में ही ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक उम्र के कारण एक तो इम्यूनिटी जो है व्यक्ति की कम हो जाती है, साथ में कुछ अगर एसोसिएटेड बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कंप्रोमाइज़ रहती है और ये जो वायरस है ऐसे कम इम्यूनिटी वाले लोगों पे ज़्यादा गंभीरता से लक्षण प्रकट करता है और इस वजह से उनकी मौत होती है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के रहने वाली महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपी युवक को सनत छुरिया को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा सिरगिट्टी क्षेत्र की महिला का अश्लील वीडियो व्हाट्सएप के जरिए अपलोड किया गया, जिसकी जानकारी पीड़ित महिला को हुई। महिला ने छवि को धूमिल करने की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी सनत की पतासाजी करने में जुटी और आरोपी को बड़गढ़ उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। एक युवक ने एक महिला का अश्लील वीडियो जो है इंटरनेट पे डाला था, तो उस पर अपराध कायम किया गया था। काफ़ी दिनों से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, उसका लगातार लोकेशन दिया जा रहा था और उड़ीसा में उसका लोकेशन मिलने पर एक टीम भेजकर उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए साइबर सेल में कुछ नए सॉफ्टवेयर मंगाए गए हैं। बावजूद इसके यहाँ संसाधनों की कमी है, जिसका एस्टिमेट तैयार कर 80 लाख रुपए का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है, जिसके बाद मुख्यालय से मिले निर्देशों के मुताबिक काम किया जाएगा ताकि अपराधियों को जल्द पकड़ सके। SMS या MMS के जरिए ब्लैकमेल या ठगी जैसे मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों ने नेटवर्किंग साइट को दुश्मनी भुनाने का जरिया बना लिया है। ऐसे मामले पुलिस की जानकारी में आए हैं। साथ ही चोरी, हत्या, लूट और डकैती जैसी गंभीर अपराध में शामिल अपराधियों के लोकेशन ट्रेस कर उन्हें पकड़ने में साइबर सेल की अहम भूमिका होती है। लेकिन जिले के साइबर में वॉइस लॉगर सहित कई आधुनिक संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते पुलिस को बढ़े हुए मामलों में आरोपियों तक पहुंचने में काफी देरी होती है, जिसका अपराधी फायदा उठाते हैं। साइबर क्राइम के बढ़ते मामले और अपराधियों की पतासाजी में इसकी उपयोगिता को ध्यान रखते हुए जिला साइबर सेल को आधुनिक संसाधनों से लैस करने की जरूरत है, जिससे गंभीर मामलों के आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ सके। जी डेफिनेटली साइबर सेल में उपकरणों की आवश्यकता होती है, स्पेशली जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे किसी भी क्राइम को या फिर जो डिजिटल क्राइम होते हैं, साइबर फ्रॉड्स के मामले होते हैं, उनको डिटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प होती है। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता है उसकी लगातार डिमांड की जा रही है और समय समय पर उनको अपग्रेड भी किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी से हम खुद को भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी क्राइम को डिटेक्ट करने में आसानी हो सके। अभी कुछ डिमांड किया है सर? जी अभी डिमांड की गई है। हमें जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं जैसे I9 का है, CDR और IPDR या फिर टावर डंप एनालिसिस के लिए उस सॉफ्टवेयर की डिमांड की जा रही है और हमारे पास वो उपलब्ध भी हो गया है। तो ये मामला
तारबहार क्षेत्र का है, जहां बशीर कॉम्प्लेक्स की रहने वाली किरण बघेल बिलासपुर जिला अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत है, जहां उसकी सहेली नर्स मंजू पाटले, जो कि खुद भी नर्स है। मंजू पाटले ने किरण को अपने झांसे में लिया और कहा कि मेरे एक मित्र हैं सुमित सोनवानी, जिनका मंत्रालय में भी पहुंच है और वो नौकरी लगवाते हैं। जिसके बाद किरण बघेल मंजू के झांसे में आकर अपने मामा की नौकरी लगवाने के नाम से 8,40,000 रुपए दे दिया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगी। जिसके बाद किरण बघेल ने इस मामले की शिकायत तारबहार थाने में की, जहां शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी गोपाल सतपति ने कहा कि अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिला अस्पताल बिलासपुर में कार्यरत एक महिला नर्स है किरण बघेल, जिसके साथ में सहकर्मी जो है मंजू पाटले, उसे उसके मामा को नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीबन 8,40,000 रुपये का चेक और केस के माध्यम से धोखाधड़ी की है, जिसका प्रारंभिक जांच करके जो सबूत पाया गया है, जिस पर तारबहार पर 294, 506, 420, 34 अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। फैले अतिक्रमण और दुकानों के सामने खड़े वाहनों के कारण आए दिन लगने वाले जाम ने लोगों के लिए आफत बन चुकी है। दुकानों के आगे अतिक्रमण हो या सड़कों के इर्द गिर्द खड़े वाहन, पुलिस प्रशासन इन पर कार्यवाही करने तक को तैयार नहीं है। सुबह करीब 10 बजे से नगर में धीरे धीरे जाम लगना शुरू हो जाता है और यही जाम फिर दोपहर तक एक विकराल रूप धारण कर लेता है। गुरुवार शाम को एक बार फिर से यातायात बाधित हो गया। धीरे धीरे इसने जाम का रुख अख्तियार कर लिया। आपको बता दें कि साथ ही सिपत चौक से जाने वाले मार्ग और सनीचरी रपटा से इंदिरा सेतु पुल तक जाने वाला मार्ग भी जाम का शिकार हो गया। इन मार्गों से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर के मुख्य चौराहे से होकर जाने वाले सदर बाजार, गोल बाजार, बस स्टैंड, गांधी चौक, रेलवे मार्ग, तहसील रोड पर भी वाहन अटके रहने जैसी हालात हमेशा देखने को मिलते हैं। नगर में आंतरिक मार्गों पर भी दुपहिया वाहनों का ही नहीं, पैदल यात्रियों का भी निकलना दूभर हो गया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तखतपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक 48 वर्षीय महिला चंपा बाई की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला तखतपुर के ग्राम खार का है। आपको बता दें कि महिला खेत में काम कर रही थी, तभी आकाशीय बिजली ने इसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरे गाँव में मातम का माहौल हो गया है। खेत गाँव के आउटर में होने से 112 की टीम को भी पहुंचने में दिक्कतें हुई। फिलहाल तखतपुर पुलिस पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। सनातन धर्म में कुंवारी लड़कियों और सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। ये व्रत निर्जला किया जाता है। इसे हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में ये व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। इस शुभ तिथि पर देवों के देव महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना भी की जाती है। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा का पाठ न करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है। और वहीं पौराणिक कथा के अनुसार माना जाए तो हिमालय राज के परिवार में मां सती ने पुनः शरीर धारण करके मां पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय राज ने मां पार्वती की शादी जगत के पालनहार भगवान विष्णु से कराने का निर्णय लिया था, परंतु मां पार्वती पूर्व जन्म के प्रभाव की वजह से मन में ही महादेव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन थे, जिसकी वजह से वह तपस्वी बन गए थे। लिहाजा बाजार में सुबह से ही महिलाएं हरतालिका तीज की सामग्री लेने के लिए पहुंचती रहीं। वहीं बाजार भी पूरी तरह से त्योहार के लिए सज धज कर तैयार था। इसके बाद महिलाएं पूजन सामग्री खरीदती हुई भी नजर आई।
जय श्रीमन्नारायण। यह पर्व तीजा का पर्व माता पार्वती और देवादिदेव महादेव भगवान उमा महेश्वर के प्रतीक के रूप से मनाया जाता है। माता पार्वती देवादिदेव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और वह जो है तीजा के दिन था और इसी दिन माता पार्वती भगवान देवादिदेव को प्रसन्न की और पति के रूप पर यह वर मांगी और उसी दिन देवादिदेव उनको पति के रूप पर पत्नी के रूप पर स्वीकार किए थे। तब से यह पर्व माता पार्वती और शिव देवादिदेव देव के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए तीजा का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बुधवार के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इस वजह से हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में गणेश चतुर्थी से 10 दिनों का गणेश उत्सव प्रारंभ होता है। इसका समापन अनंत चतुर्दशी यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि को होता है। पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी की सही तारीख के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सूर्योदय के समय होनी चाहिए। जिस तारीख में सूर्योदय के समय की चतुर्थी होगी उस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस आधार पर देखा जाए तो हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 से लेकर 7 सितंबर को शाम 5:37 तक रहेगी। 6 सितंबर को चतुर्थी तिथि दोपहर से लग रही है, ऐसे में उस दिन गणेश चतुर्थी नहीं होगी। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी में सूर्योदय सुबह 6:02 में होगा। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जा रही है। मूर्ति स्थापना और गणेश पूजा के लिए 2.5 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा का मुहूर्त 11:03 में और दोपहर को 1:34 तक का ही है। वहीं शनिवार को गणेश चतुर्थी के मद्देनजर बाजार में भी भगवान गणेश की मूर्ति लेने लोग बाजार में पहुंचते रहे। इसके अलावा बप्पा के आगमन केंद्र नजर सजावट के सामान भी बाजार में बिक्री के लिए मौजूद थे और लोग इसकी खरीदारी करते भी नजर आए। हाँ, इस समय नागपुर शहर से बाहर से जो महाराष्ट्र की मूर्ति मट्टी की जो आती है और डिजाइनें बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ की आई हुई, जैसे आप देखे होंगे पूरी दुकानों में। और कलेक्शन के मामले में तो सजावट आइटम, डेकोरेशन, पूजा सामग्री वगैरह सभी चीज़ अपने दुकानों में व्यवस्थित रहती हैं। कुछ खास इस बार नए डिज़ाइन के आए हैं? हाँ, गणेश जी के खास तो नहीं, गणेश जी को तो लाल बाग का राजा ही के रूप में ज़्यादा पसंद किया जाता है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान श्री गणेश जी भगवान उमा महेश्वर देव के पुत्र हैं और सभी कार्य में भगवान की पूजा प्रथम मानी जाती है। इसीलिए भाद्र मास चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी का पूजन विधि विधान से, ऐसे तो मुहूर्त अभिजित मुहूर्त में विशेष माना गया है। 11:05 से 1:37 तक यह विशेष पूजन माना गया है। बाकी तो सूर्य उदय के कारण हम जो है इसको 7 तारीख को विधि विधान से मनाया जा सकता है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।